जय हिंद प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 21 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो ना कि आपकी सिर्फ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाले हैं बल्कि प्री बोर्ड और फाइनल एग्जामिनेशंस में भी बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इन 21 क्वेश्चंस को कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप फेल नहीं होंगे, ये कंफर्म है। आप फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इससे पहले मैं ऑलरेडी 9 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन वास्ते। उन सभी 9 वीडियो के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें इरेशनल का ऑपोजिट लेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या किया, अज्यूम, लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, अब रेशनल कौन से होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, q की वैल्यू 0 नहीं होगी, p एंड q को प्राइम होंगे। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। तो हमने क्या मान लिया, इसको रेशनल मान लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, रूट बाई 5 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपने करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, अगर रूट 5 आ सकता है, रूट 3 आ सकता है, तो आपने कुछ नहीं, 5 की जगह 3 कर देना, 7 की जगह 3 की जगह 7 कर देना है। क्वेश्चन सेम है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो रूट 5 का स्क्वायर कर दिया और p बाई क्यू का भी स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा 5। p का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर, q का स्क्वायर मतलब q स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5। पहले स्टेप में आपका क्यू स्क्वायर के सामने पी स्क्वायर अपॉन 5 आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, पूरा नहीं लिख रहा, देयरफॉर पी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्योंकि हमने ऊपर लिखा है कि को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, ठीक, कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। पर अभी हम देख रहे हैं कि p किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से। अगर q भी 5 से डिविजिबल हो जाता है तो ये को प्राइम नहीं होगा, और अगर को प्राइम नहीं हुआ तो ये इरेशनल नंबर होगा। पहला स्टेप हो गया। यहाँ के बाद आपने क्या करना है, इस स्टेप के बाद लेट p, ये जो p है इसको आपने लेट करना है। हम रूट 5 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो 5k लेना है, रूट 3 वाला कर रहे हैं तो 3k लेना है, रूट 7 वाला ले रहे हैं तो 7k लेना है। कर लिया। अब हमने कुछ नहीं करना है, p की जगह 5k का होल स्क्वायर पुट करना है, नीचे 5 है। ठीक है, यहाँ से क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k का स्क्वायर मतलब 25k स्क्वायर। स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे, 5 से 25 कैंसिल तो 5k स्क्वायर आ गया। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर आ गया। अब मैं 5 को क्यू के नीचे ले आऊँगा तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या पता लगता है, जैसे यहाँ पर पता लग रहा था कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। एज p एंड q हैव कॉमन फैक्टर as 5, they are not co-prime. Therefore, our assumption is incorrect. Hence, root 5 is irrational. ठीक है, क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया कि इसका कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा अलग आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये कोप्राइम नहीं है, और अगर कोप्राइम नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं इसके। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं आपने, और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन 110% आना है। टर्म्स चेंज होकर आ सकते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, पहले सबसे पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए फॉर्म होनी चाहिए हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0।
मतलब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की पावर 1 वाली टर्म आनी चाहिए थी। तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूँ। 6x स्क्वायर, एक्स वाली टर्म को पहले लिख लिया, साइन चेंज नहीं करना है आपने, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो जब भी आपके पास वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपने फैक्टर नहीं बनाने, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा जो कि सी अपॉन ए होता है, ठीक है। और ए बी सी की वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, इस इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू ए की है, यानी कि ए की वैल्यू 6 है। एक्स के साथ वाली वैल्यू बी की है, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो -7 लेना पड़ेगा। सी की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो पूरी की पूरी सी की वैल्यू है जो कि -3 है। यही वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है। अब आपने ध्यान रखना है, एक तो फार्मूले में माइनस है और एक बी की वैल्यू में भी माइनस है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 6 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/6 आ गई। सी की वैल्यू -3 है और ए की वैल्यू 6 है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो -1/2 आ गई। ये मेरी वैल्यूज़ आ गई। पहला स्टेप आपने ये करना है हमेशा, -b अपॉन ए, सी अपॉन ए, और ध्यान रखना है कि बी के साथ अगर माइनस का साइन है तो 2 माइनस हो जाएंगे और वैल्यू में प्लस आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको अगला स्टेप 1 तो आपको समझ में आ गया, ये वाला स्टेप 1 था। तो आपने एक वेरीफाई द कोफिशिएंट में स्टेप 1 में यही करना है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। फैक्टर बनाने के 2 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग द टर्म्स और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है, उसका भी मैं लिंक अपने ग्रुप में इसमें डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिए। अभी मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बना रहा हूँ, ठीक है। 6 3 18 होता है, -3 है तो -18 हो गया। 18 किस किस के टेबल में आता है, 2 9 जा होता है, 6 3 जा होता है और 1 18 जा होता है, ठीक है। तो मुझे वो नंबर लेना है जिसको माइनस करके 2 आए या 7 आए। तो इनको माइनस करके 7 आ रहा है, 9 - 2 7, तो मैं ये वाले 2 फैक्टर ले लेता हूँ। 6x स्क्वायर -9x लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है। अगर प्लस का होता तो मैं 9 के साथ प्लस लेता, प्लस 2x -3। अब आप देख लीजिए, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो -7 आएगा, ठीक है। अब मैं ग्रुपिंग कर देता हूँ, 6x स्क्वायर -9x की ग्रुपिंग कर दी, प्लस 2x -3 की ग्रुपिंग कर दी। यहाँ से मेरा क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2x -3। यहाँ पर ऑलरेडी 2x -3 है तो मैंने बाहर 1 लिख दिया। 3x और 1 को एक साथ लिख लेना है और 2x -3 को, दोनों को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो यहाँ से 3x + 1 को भी 0 के इक्वल रखा और 2x -3 को भी 0 के इक्वल रखा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2। ये जो 2 वैल्यू आई है यही जीरोस की वैल्यू है, ये अल्फ़ा है और बीटा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा करना है इन दोनों वैल्यू को लेकर, -1/3 + 3/2, एलसीएम 6 आ जाएगा तो -2 + 9 7/6। ऊपर भी हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7/6 आ रही थी, यहाँ भी एक तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट भी देख लेते हैं अल्फ़ा बीटा का, -1/3 × 3/2, 3 से 3 कैंसिल आ गया, -1/2 आ गया। यहाँ भी यही था, यानी कि हमारा आंसर सही है, हैंस वेरीफाइड फाइनली लिखना है आपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। नाउ मूव्स टू द क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट के या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया डिस्क्रिमिनेंट, या इसकी जगह आ सकता है नेचर ऑफ रूट्स। जो मैं बता रहा हूँ आपने बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेचर ऑफ रूट में आपने डी निकालना होता है, या डिस्क्रिमिनेंट की डी को ही कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू फिर वही जनरल इक्वेशन से आप निकाल लेंगे, ax² + bx + c से। x² के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, a की वैल्यू 1 है, x के साथ वाली वैल्यू -2 है तो b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आपने d की वैल्यू निकालनी है, b² - 4ac। b की वैल्यू -2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर होने से तो माइनस वैसे हट जाता है। a की वैल्यू क्या है, 1 है, c की वैल्यू क्या है, 1 है,
ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, -4, 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0, यह आ गया हमारा डी, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, नेचर ऑफ रूट अगर पूछा है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है। अगर नेचर ऑफ रूट और डिस्क्रिमिनेंट पूछा है तो आपको डी निकालना है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आती है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट लिखना है। ठीक है। और अगर डी लेस देन 0 आए, नेगेटिव में आ जाती डी की वैल्यू, तो इमेजनरी रूट। और आप लिख सकते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे हैं 110% इनमें से सारे क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी आपको पता है रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, डी की जब वैल्यू 0 आती है। तो आपने लिखना है वी नो डैट फॉर रियल एंड इक्वल रूट डी इज इक्वल्स टू 0। डी की जगह हमने लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आपको फिर वहीं से मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू ए की है तो ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू एक्स के साथ वाली होती है जो कि 1 है, कुछ नहीं है तो 1 लिखना है, सी की वैल्यू ए है। ठीक है। बी की जगह मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, ए की जगह लिखा मैंने ए, सी की जगह भी ए। 1 का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0, 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, मैं इसको इधर ले गया, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है। और जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर 1/4 का रूट लग जाएगा, जो कि आ जाएगा +-1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस और माइनस में 2 वैल्यू आ जाती हैं, तो हमारी ए की वैल्यू आ गई +-2, 1/2। ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल में आने के पूरे चांसेस हैं इस बार भी इसके। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी जीरोस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसके रूट्स निकाल लीजिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके जो कि अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि -b/a अपॉन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, एक्स के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी -1, और a की वैल्यू भी 1 है तो -1 आ गई। दूसरा आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक है। इसकी वैल्यू होती है c/a। ठीक है। c की वैल्यू हमारी -2 है, a की वैल्यू 1 है तो -2। यहाँ तक हो गया। अब मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन पे जो हमें गिवन है। इन दोनों का एलसीएम लिया तो सेम नंबर आएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, बीटा को बीटा के साथ कर दिया तो बीटा स्क्वायर आ गया। जब भी ऊपर ऐसी टर्म बन जाए, आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको आपने सीधा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा लिखना है। मैं रीज़न समझा देता हूँ क्यों लिखना है। ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे पास इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, मैं इसको इधर ले गया तो यही फार्मूला बन गया। ठीक है। मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब ऊपर वाले नंबर की जगह मैंने लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। क्योंकि मैंने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ निकाल रखी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ निकाल रखी है, यही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -2 है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -2 है, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, 1 + 4 अपॉन -2, यानी कि -5/2 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 110% पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, हर साल आता है कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो। पर क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। पहला,
क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन नंबर 7 में करूँगा। यहाँ पर गिवन है हुज जीरोज आर। जीरोज आर मतलब ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। आपने ये ध्यान रखना है, जहाँ पर एस हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और पी हमारा वैल्यू है अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा आपको गिवन है अल्फ़ा और बीटा, तो आपने यहाँ से -1/4 और +1/4 कर दिया, 0 आ गया। दूसरा अल्फ़ा बीटा -1/4 इंटू 1/4 -1/16, कुछ नहीं होता, ये आपके एस की वैल्यू है, ये पी की, यहाँ पर पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर एस की वैल्यू 0 है, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। पी की वैल्यू -1/16 है, पुट कर दिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -1/16 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। आप यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ जीरोस गिवन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट। यहाँ सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है, यानी कि जो पहली वैल्यू है एस की है और पी की वैल्यू 1/4 है। आपको सीधा फार्मूला पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है। एक्स एस की जगह -1/4, एक ऑलरेडी माइनस है फार्मूले में और एक एस की वैल्यू में भी माइनस है, इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है। पी की वैल्यू 1/4 है, ठीक है, इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं। प्लस 1/4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दो तरीके से क्वेश्चन आता है, अगर जीरोस गिवन है तो वो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, और अगर सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो वो एस और पी की वैल्यू है, ये ध्यान रखना है आपने। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला अगर याद है तो आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, या 1 नंबर का गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन भी लास्ट टाइम नहीं आया, उससे पहले आया था, तो इस बार आने के चांसेस हैं। आपने ध्यान रखना है किस चीज़ का, कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3 और 4, तो 4 जगह टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके 4 आएंगे। वाई एक्सिस से हमें कोई लेना देना नहीं है, एक्स एक्सिस पर कितनी जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो नंबर आपके सामने गिवन है ये किससे डिविजिबल है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है कई बार। आपने क्या करना है, 3 × 13 - 3 × 10 है, ठीक है। 3 × 13 को एज पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 10, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं पावर डिफरेंट होती हैं, सेम हो, बेस सेम है और प्रोडक्ट में है तो वो प्लस हो जाती है। तो अगर मैं ये 3 और ये 10 को मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस करूँगा, तो 3 + 10 13 ही आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -3 की पावर 10, 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 कॉमन है, तो हम मैंने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में बचेगा 3 की पावर 3, ये वाली पूरी टर्म बाहर चली गई तो बचेगा 1, ठीक है। 3 की पावर 10, 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 27, तो 27 - 1, ठीक है। 3 की पावर 10, 27 माइनस होता है 1, 26, 26 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 13, ठीक है। तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा और 13 से भी, 3 नंबर से डिविजिबल है, 2, 3 और 13, ठीक। चलिए, HCF एंड LCM ऑफ दिस, यहाँ पर 3 वैल्यूज़ गिवन है, तो HCF के लिए आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है और LCM के लिए क्या गिवन है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो सभी में कॉमन है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है x, y, z, जो तीनों में कॉमन है वो HCF में आएगा। जैसे इस वाले में XY है, इसमें भी XY है, इसमें भी XY है, पर Z नहीं है, Z बाकी 2 में नहीं है, तो Z कॉमन नहीं है तीनों में, तो मैं X और Y लिखूँगा। और LCM में सारे लिख देने हैं जितने भी वेरिएबल गिवन है। पहली चीज़, HCF में कॉमन वाला लिखना है सिर्फ, LCM में सारे लिखने हैं, ठीक है। LCM में आपको मिनिमम पावर लेनी है वेरिएबल जो आपने लिखे हैं, सबसे कम वाली पावर, और LCM में आपको मैक्सिमम पावर लेनी है, ज़्यादा वाली, ठीक है। ये भी समझ लो, मैंने कहा HCF में मिनिमम, x की सबसे कम पावर कौन सी है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं गिवन मतलब 1 है, तो सबसे कम 1 है। y की सबसे कम वाली कौन सी, यहाँ 3 है, 4 है, 2 है,
तो 2 वाली सबसे कम है, तो ये HCF आ गया। एलसीएम में मैंने कहा मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा वाली पावर लेनी है, तो x की सबसे ज़्यादा वाली पावर 5 है तो 5 ले लूँगा। y की भी सबसे ज़्यादा वाली पावर क्या है, 4 है। z की सबसे ज़्यादा वाली पावर 4 है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। पहले भी ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुका हूँ रियल एंड इक्वल रूट का। रियल एंड इक्वल रूट कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 होती है। यहाँ से आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। d की वैल्यू 0 कब होती है, जब इक्वल एंड रियल रूट होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये लिख लिया, d की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, b² - 4ac = 0। a की वैल्यू x² के साथ वाली है जो कि 1 है, a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। b की वैल्यू x के साथ वाली ये पूरी वैल्यू -2p + 1, ठीक है। और c की वैल्यू ये पूरी p²। आपने ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ठीक है। b की जगह मैंने ये कर दिया, पूरे का स्क्वायर है क्योंकि b का स्क्वायर है, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू p² है, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, ये कुछ नहीं करना, पूरे पे स्क्वायर लगाना है। -2 का स्क्वायर तो 4 ही आएगा, ठीक है। आगे p का स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab -4p² = 0। 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, 4p² + 4 + 8p - 4p² = 0। 4p से 4p कैंसिल हो जाएगा, तो 4 + 8p = 0 आ जाएगा। 8p को मैं 4 को दूसरी साइड ले गया तो -4 हो जाएगा, और 8 को डिवाइड में ले आऊँगा तो -1/2 आंसर आ गया। आ गई p की वैल्यू। मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन कुछ भी हो आपको बेसिक पता है, आपने ये लिखा, आपने ABC की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और पुट करके सॉल्व करने की कोशिश की। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 आपके बन गए, ठीक है। आगे हो सकती है गलती हो जाए, पर यहाँ तक आपको 1 नहीं तो 1.5 ईजिली मिलेंगे, और ये क्वेश्चन 110% आने वाला है पेपर में। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। 7 से बात की गई है, तो आपको पता है 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या होता है, 100 है, बिगेस्ट क्या है 999, पर 100 7 से डिविजिबल नहीं होता। तो सबसे पहला नंबर आपको 7 से 3 डिजिट वाला डिविजिबल ढूंढना पड़ेगा जो कि 105 है, 15 7 जो। और लास्ट में इसके बाद जितने भी आएंगे 7 ऐड होते जाएंगे, क्योंकि 7 से डिविजिबल या मल्टीपल पूछा है तो कॉमन डिफरेंस 7 ही होने वाला है। लास्ट का नंबर है 994, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 105। d जो नंबर मल्टीपल या डिविजिबल दिया है वही होगा, यहाँ 7 का डिविजिबल पूछा है तो d की वैल्यू 7 ही होगी। और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो an की वैल्यू होगी, ठीक है। सारी वैल्यू आ गई, आपको an का फार्मूला लगाना है, a + n - 1d। हाउ मैनी टर्म्स पूछा है ना 3 डिजिट्स, तो हमें n निकालना है। an की वैल्यू है 994, a की वैल्यू आपके पास 105, n हमें निकालना है, d की वैल्यू 7 है। 105 लाकर यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है। यह आ जाएगा हमारा 889 = 9 - 1 7। 7 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर लेना है आपने, 127 आ गया, पर यहाँ -1 है, -1 जाकर वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। 128 टर्म्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। पहला नंबर आपको 7 से डिविजिबल, ये 7 नहीं 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, आपने ध्यान रखना है। द सम एंड द फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ एन APS, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आएगा। आपको बोला 4th टर्म यानी कि A4 गिवन है, A4 गिवन है। A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 3D, आपने ध्यान रखना है। दूसरा 8th गिवन है, 8th का मतलब है A8, A + 7D। जो यहाँ पर नंबर है, जो टर्म गिवन है, D वाली नंबर उससे एक कम लिखना है। जैसे यहाँ 4 था तो मैंने 3D लिख दिया, और अगर 8 था तो 7D लिख दिया। इन दोनों का सम कितना है, 24 है। तो आप पहले लिखोगे A4 टर्म + A8 टर्म का जो सम है 24 है, ठीक है। A4 की जगह मैंने लिख दिया A + 3D, A8 की जगह मैंने लिख दिया A + 7D, ठीक है। सेम टर्म को प्लस कर लेते हैं, ये वाली टर्म को,
ए से ए प्लस हो गया तो 2a आ गया, डी से डी प्लस हो गया तो 10d हो गया। अब मुझे पता है कि दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 24। 24 को 2 से डिवाइड कर दिया अगर मैंने तो 12 आ जाएगा। पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब दूसरी टर्म देखते हैं क्या गिवन है। सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म का मतलब a6 मैं कैसे लिख सकता हूँ a प्लस 5d। 10th टर्म a10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ a प्लस 9d। इन दोनों का सम कितना है 44, यानी कि a6 टर्म और a10 को प्लस करेंगे तो 44 आएगा। a6 की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस 5d, a10 की जगह लिख सकता हूँ a प्लस 9d, फिर वही a और a प्लस किया तो 2a, 5 और 9 को प्लस किया तो 14d, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 44। 44 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 22। दो इक्वेशन आ गई। अब सॉल्व द इक्वेशन जो आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया है, सीखा है, उसका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, दो इक्वेशन है हमारे पास, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12 और दूसरी आई है a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, क्योंकि a ऑलरेडी सेम है, साइन चेंज हो जाएंगे। a से a कैंसिल, माइनस 2d माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, d की वैल्यू आ गई 10/2 यानी कि 5। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए बोलिए। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर देते हैं 5। a प्लस 7 इंटू 5 22, 35 इज इक्वल्स टू 22। 35 को दूसरी साइड ले जाकर माइनस करूँगा तो a की वैल्यू आ जाएगी -13। तो पहली टर्म -13, नेक्स्ट टर्म क्योंकि पहली टर्म a होती है, फिर a प्लस डी होती है, a प्लस 2d होती है। ठीक है, तो -13 प्लस 5 और -13 प्लस 2 इंटू 5, -13 -8 और -3। फर्स्ट 3 टर्म्स ए पी की आ गई। आसान क्वेश्चन है, बट आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है कि 11 टर्म दिया है तो a11 हो जाएगा, जिसको हम a प्लस 10d लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है 5th टर्म इज़ ग्रेटर देन दिस। तो आप छोटी मोटी चीज़ें ये वाली तो लिख ही सकते हो ना, कि a8 को हम इसने ये लिख दिया, सब 4 को ये लिख दिया, जो गिवन है पहले आप उसको लिख दीजिए, an का फॉर्मूला लिख दीजिए, आपको 0 नंबर नहीं मिलेंगे। बीपीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है, इस बार भी पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इसका वैसे मैंने वीडियो सेपरेटली बना रखा है, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ऑलरेडी वीडियो विल बी इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में और क्या क्या डालने वाला हूँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 1 to 9 वीडियोस डाल दूंगा, फैक्टराइजेशन कैसे करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और क्वाड्रेटिक फार्मूला, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी मैं लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ये जो क्वेश्चन आया है ये भी बीपीटी का इस्तेमाल करके आया है। ठीक है, तो आपने देखना है कैसे करना है। इन द गिवन फिगर ए इक्वल टू सी, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू सी है, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ए पी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ये एंगल इक्वल क्यों गिवन है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब जो ये वाली लाइन है वो इसके पैरेलल होगी, तो ये वाली लाइन बी डी भी ई सी के पैरेलल होगी। ठीक है, जब बी डी ई सी के पैरेलल है तो हम बी पी टी लगा सकते हैं, जो कि लगेगी ए बी अपॉन बी ई और ए पी अपॉन पी सी यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि बी पी टी है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, सी डी। सी डी हमें ये निकालना है। अगर मैं बी ई की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो वो सी डी के इक्वल होगी, तो मैं बी ई निकाल लेता हूँ। ठीक है, ए बी की वैल्यू है 6, बी ई की वैल्यू x ले लेते हैं। ठीक है, ए पी की वैल्यू 12 है, पी सी की वैल्यू 4 है। सॉल्व कर लिया, 4 3 12 आ गया। x4 और 3 को इंटरचेंज कर दिया, 6/3 इज इक्वल टू x आ गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, जो कि मेरी सी डी की वैल्यू है। तो बीपीटी की एप्लीकेशन का क्वेश्चन पेपर में 100% आता है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो ये 3 सोल्यूशन वाली कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि हर बार आती है। इनमें से क्वेश्चन पेपर में आपको पक्का मिलेगा के की वैल्यू निकालो, पी की वैल्यू निकालो, या तो नेचर ऑफ रूट वाला, रियल एंड इक्वल रूट, या तो यहाँ से। ठीक है, तो आपको ये 3 कंडीशन पता होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने किया है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सबसे सिंपल है, सारे इक्वल होंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। कई बार इसकी जगह वो क्या लिख देता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट में भी इसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर इन्होंने बोला होता नो सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन बोला, अगर इन्होंने यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि A1/A2 विल नॉट बी इक्वल टू B1/B2। अगर आप वैल्यूज याद कर लेती हैं तो आपका आधा काम आसान है। आगे उन्होंने बोला कि नो सोल्यूशन या पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस आ गई, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का है यूनिक सोल्यूशन, ये कोइंसिडेंट लाइन का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नो सोल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। पर अब यहाँ पर बोला है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो पहली वैल्यू इक्वेशन से A1 की वैल्यू 2 आ गई, B1 की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि ये फार्मूला होता है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन, X के साथ वाली टर्म A की है, Y के साथ वाली B की है, जो कांस्टेंट बच गया वो C है। पर आपने ध्यान रखना है कि C दोनों इक्वल के सेम साइड होने चाहिए, इधर ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर नहीं है तो पहले सेम साइड लेकर आना है आपने। ठीक है, C की वैल्यू C1 की वैल्यू 7 है, A2 की वैल्यू K प्लस 2 है, X के साथ वाली पूरी वैल्यू, Y के साथ पूरी वैल्यू B2 की है, -3 1 माइनस K, और C की वैल्यू है यहाँ पर 5K प्लस 1। आगे आपने एक कंडीशन लिखनी है कि इनफाइनाइटली सोल्यूशन होते हैं तो ये होते हैं, तो 2/K प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इस कंडीशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 3/-3 1 माइनस K, और C1/C2 मतलब 7/5K प्लस 1। आपने ये लिख दिया, आपका आधा काम हो गया, आपके हाफ मार्क्स बन गए। अब कुछ नहीं करना है आपको, जो सिंपल वाली इक्वेशन लगती है उन किसी भी दो को इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, 2K प्लस 2 7 5K प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 के साथ चला जाएगा 5K प्लस 1, 7 के साथ चला जाएगा K प्लस 2। यहाँ से आपने सॉल्व कर लेनी है, आपके वैल्यू आ जाएगी K की। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 10K प्लस 2 7K प्लस 14, K वाली टर्म को इस साइड ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को उस साइड, 10K माइनस 7K। ठीक है, इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2, 3K इज इक्वल्स टू 12, K की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 3 और 4। तो ये आ गई K की वैल्यू। कहीं मुश्किल नहीं होता, बट अगर हमें बेसिक पता है तो हम क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्व द पेयर ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कई बार ऐसा भी आ जाता है कि इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी होगी, जो कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही निकलेगी। तो कई बार इंडेक्स क्वेश्चन भी आ जाता है। आपने क्या करना है, इसके अंदर या तो एलिमिनेशन मेथड लगाना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि हमने किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि जिसमें मेरे साइन डिफरेंट हैं उसको करूँगा। तो यहाँ पर y के साइन डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पर ऊपर 4 है तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 4 से, नीचे 6 है और ऊपर वाली को पूरी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 30x पूरी इक्वेशन को करना है आपने, 24/48 मैंने 6 से पूरा कर दिया, नीचे वाले नंबर से ऊपर को पूरे को और ऊपर वाले से। ठीक है, 28x 24y माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाली दोनों जो टर्म है 24y वाली कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर आ गया 58x और यहाँ पर आ गया प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -12/58। ठीक है,
इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक। -6/29, इस x की वैल्यू को आपने किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, ऊपर वाले चाहे इसमें y की वैल्यू आ जाएगी, जो भी y की वैल्यू और x की वैल्यू आती है आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। तो वहाँ से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एन AP, जो 1 या 2 नंबर का आता है, MCQ में आता है ज़्यादातर, कि अगर ये तीनों AP में है तो P की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। AP में होने का मतलब आपने सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इन तीनों को लिख लेना है, ठीक है। ये आपने लेना है A1, A2 और A3। अगर ये तीनों AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो आपने ये याद रखना, A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2, जो कि D के इक्वल होता है। और ऑलरेडी इन्होंने बता ही रखा है कि ये AP में है, आपने ऐसे लिखना है। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3P + 5, माइनस A1 की वैल्यू है 3P - 1, A3 की वैल्यू है 5P + 1, माइनस A2 की वैल्यू है 3P + 5। बस हो गया सॉल्व, ठीक है। 3P + 5 माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, -3P + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी कर दिया, -3P - 5, 3P से 3P कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 6, क्योंकि 5 + 1 6 होता है। 5P में से 3P गया तो 2P बचा, और 1 - 4 को दूसरी साइड ले आऊँगा मैं, तो 6 + 4 इज इक्वल्स टू 2P आ जाएगा, ठीक है। 2P इज इक्वल्स टू 10 आ गया, P की वैल्यू यहाँ से 10/2 आ गई, जो कि मेरा आंसर आ गया 5 आ गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई चीज़ AP में गिवन है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट फन और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन भी हर बार आता है कि फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है। तो M की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से आता है कि डिवाइडेड बाय x एक्सिस, y एक्सिस। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास रेशियो गिवन है, A और B को पहले A और B लिख लेना है, आपने डायग्राम बना लेना है, 2 3 6 -3। यहाँ पर P गिवन है तो P कहीं भी ले लिया हमने 4M, क्योंकि ये पॉइंट इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपने सबसे पहले करना है लेट, ठीक है, P डिवाइड्स AB इन रेशो K/1। सबसे पहला काम, यहाँ पर ले लिया K और यहाँ ले लिया 1। तो ये जो दो रेशियो की वैल्यू है, ये M1 की वैल्यू हो गई, M2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है कि x एक्सिस द पॉइंट, ठीक है, फाइंड आउट द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड दिस पॉइंट इन रेशियो, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर x और 0 लेना है। और बोल रहा है कि y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो 0 और y लेनी है। अभी मैं बता देता हूँ उसका करना क्या है। आपने क्या करना है, सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई की वैल्यू होती है ना, m1 x2 + m2 x1, नीचे m1 + m2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर m1 1 के साथ 2 वाला और 2 के साथ 1 वाला, नीचे m1 + m2 दोनों के सेम रहेगा। अब फ़र्क कहाँ आएगा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 4m दिया है तो इनकी जगह 4m आ जाएगा, है ना। अगर x एक्सिस से डिवाइड करने के लिए बोला है तो x और 0 आ जाएगा, y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो 0 और y आ जाएगा। बाकी सारा स्टेप सेम है, ठीक है। ये जो वैल्यू है आपकी, ये x1 और y1 की है, ये x2 और y2 की है, ठीक है। यही वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। m1 और m2 की वैल्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, k और 1, नीचे k + 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर a की वैल्यू आप देख लीजिए, x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू क्या है 6, m1 की है k 6 के, m2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक। दूसरा m1 की वैल्यू फिर k है, y2 की वैल्यू -3 है, m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 3 है, नीचे k + 1 ही आएगा, ठीक है। तो आगे आपका आंसर अब बचा क्या है, इस वाली टर्म को, क्योंकि ये x के कोऑर्डिनेट्स हैं पहले वाले, इसको 4 के इक्वल कर देना है
दूसरे वालों को हमेशा इसके इक्वल कर देना है। तो 6k + 2 अपॉन k + 1 इज इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर लेना है, ठीक है। k + 1 को दूसरी साइड ले जाऊंगा मैं, तो 4k + 1 आ गया। k + 2, 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4k + 4 आ जाएगा। सेम नंबर को सेम साइड ले जाते हैं, k वाली को ले गए तो 6k - 4k इज इक्वल्स टू 4 - 2, 2k इज इक्वल्स टू 2, k की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारा रेशो आ गया 1:1। अभी इन्होंने m की वैल्यू भी निकालने के लिए बोली है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि क्लियर मेरे पास स्पेस हो जाए। आपके पास k की वैल्यू आ गई ना, तो किसी भी जगह इस वाले में 6k + 1, सॉरी m वाले में हमें m चाहिए ना, तो m की वैल्यू इसके इक्वल है। m इक्वल आएगा इस वाले के पूरे के, तो जो मेरा आया था -3k + 3 अपॉन k + 1, इसको सॉल्व करके तो k की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा मैं। k की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। तो 3 - 3 + 3 0 आ गया, तो 0 के अपॉन कुछ भी, m की वैल्यू 0 आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को जरूर करना है क्योंकि पेपर में आएगा। अगर रेशो वाला आता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लेट कर लो, रेशो k/1 लाइन बना दो, सेक्शन फार्मूला लिख दो, और जो चीज़ आपको गिवन है P4m उसके यहाँ पर इक्वल करके लिख कर सॉल्व कर दो। आगे नहीं होता आपको फिर भी नंबर मिल जाएंगे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 19। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, आपको पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। और इससे पहले के जो 3 नंबर है 1 2 3, 2 और 3 प्राइम नंबर है क्योंकि दोनों के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 2 1 3। 1 को हम कंसिडर नहीं करते किसी में, इसलिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। कई बार स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दे देते हैं, स्मॉलेस्ट इवन नंबर दे देते हैं, दोनों ही 2 हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी, 4 के अगर मैं 4 को लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। HCF बोला है तो दोनों में कॉमन 2 है ही, ठीक है, 2 की मिनिमम पावर 1 है। LCM में जो फैक्टर गिवन है वो उसकी हाईएस्ट पावर 4, तो आ गया आंसर। अब इनको चेंज भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की जगह स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर दे दिया, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दे दिया, वो डिपेंड करेगा, पर आपको जो चीज़ें गिवन है पहले आपने वो लिख लेनी है ऐसे करके, फिर ऐसे करके उनके फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है। बन गए तो 2 की पावर 2 लिख दिया, 2 का तो 2 की पावर 1 ही लिखेंगे। HCF में कॉमन वाली चीज़ें और मिनिमम पावर, LCM में सारी चीज़ें और हाईएस्ट पावर, आपको पहले बता चुका हूँ। इफ़ 2 साइन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है, साइन की जगह tan cos कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने करना क्या है देख लीजिए, ये गिवन है, मैं 2 को दूसरी साइड ले जाता हूँ, कई बार 2 गिवन होगा कई बार नहीं गिवन होगा, ये हो जाएगा √3/2। तो आपको ये टेबल आना चाहिए जो वैल्यू वाला है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री पर होती है 1/2, 45 पर होती है 1/√2, ठीक है, 60 पर होती है √3/2 और 90 पर होती है 1। तो मुझे पता है कि मेरी √3 की वैल्यू कब होती है 60 डिग्री, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ से a + b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60, ठीक, क्योंकि अगर साइन 60 करूँगा तभी तो आएगा √3/2, तो यानी कि यहाँ पर 60 की जगह a + b लिखा है तो a + b आ गया 60। सिमिलरली सेकंड वाला क्या है, cos a - b = 1, ठीक है। a - b = 1, cos थीटा की वैल्यू कब होती है 0 डिग्री पर, cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि यहाँ से a - b की वैल्यू आ गई 0। सॉल्व कर लेना है आपने आगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लग गया, 2a = 60, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60 / 2 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। अगर a की वैल्यू 30 है तो a + b 60 है, b की वैल्यू भी क्या आ गई 30 डिग्री।
आ गया, आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 10 की फॉर्म में, कोड की फॉर्म में हर बार आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे टॉप 21 क्वेश्चंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल प्री बोर्ड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। अगर आप इनको ध्यान से कर लेते हैं, आई एम वेरी मच श्योर यू विल नॉट गेट लेस देन 40 आउट ऑफ 80। बाकी क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी करेंगे, आप नहीं, मिनिमम तो 30 आप मान के चलिए कि आपके 30 से कम नहीं आएंगे। बाकी आपके पास MCQ वगैरह भी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।